क्रिएटिंग अदर स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। हमने टेबल क्रिएट करना देख लिया। इसके बाद हमें और क्या, एक यूजर क्या क्या क्रिएट कर सकता है, टेबल कर सकता है, व्यू, सीक्वेंस, इंडेक्स, नम, ये चीजें क्रिएट कर। दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ये सारे ऑब्जेक्ट लाते हैं। टेबल एक ऑब्जेक्ट है, व्यू एक ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस एक ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स एक ऑब्जेक्ट है और सिनोनिम एक ऑब्जेक्ट है। एक यूजर ये चीजें क्रिएट कर सकता है अगर इसको राइट्स हो तो। अब हम बाकी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। टेबल हम देख चुके हैं। व्यू, व्यू क्या है जी, किसी टेबल के ऊपर आके एक व्यू क्रिएट कर। व्यू का पर्पज क्या है, व्यू आप डेटा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उसको क्रिएट कर सकते हैं। व्यू डेटा इंडिपेंडेंस के लिए कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को इजी करने के लिए कर सकते हैं, और एक ही टेबल के या एक ही डेटा के डिफरेंट तरह के व्यूज आप देना चाहें तो वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल कर सकते हैं। व्यू क्या है, उसमें एक क्यूरी सेव होती है। ठीक है, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ जी, मैं करता हूँ क्रिएट व्यू MVU 80 का लेते हैं एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, या मैं सेलेक्ट में स्टैटिक नहीं करता, सेलेक्ट फर्स्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 80%। तो ये एक व्यू क्रिएट हो गया। उस व्यू में ये क्यूरी सेव हो, उसमें इस व्यू में कोई डाटा नहीं होता, ये याद रखिएगा। व्यू को आप उसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे एक टेबल को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो व्यू में आपको सारे कॉलम्स नजर आएंगे जो आपने सिलेक्ट की क्यूरी में, जो कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई डाटा नहीं होता व्यू में। व्यू रन टाइम पे, अब इस व्यू में जब डाटा क्यूरी करेंगे ना, आप करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम MVU 80 करेंगे तो ये व्यू में से सारा डाटा आपको ला के दिखाएगा। ये व्यू करेगा क्या, इसमें जो क्यूरी सेव हुई है, आपने जब सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम किया ना व्यू का नाम, तो उसमें ये क्यूरी रन होगी, ये डाटा इस टेबल में से लेके आएगी और फिर ये व्यू आपको डाटा दिखाएगा। व्यू में कोई डाटा नहीं होता, उसमें क्यूरी सेव हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको रन टाइम पे टेबल में से डाटा ला के दिखाता है, टेबल्स में से डाटा ला के दिखाता है जिनके ऊपर वो व्यू आपने बनाया होता है। व्यू का पर्पज क्या है, जैसे मैं हर डिपार्टमेंट के लिए एक व्यू बना लूं, MVU 10 बना लूं, MVU 20 बना लूं, MVU 30 बना लूं, और हर डिपार्टमेंट को उस व्यू के ऊपर राइट दे दूं सिलेक्ट करने के, ताकि वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा देख सके, बाकी डाटा ना देख सके। तो टेबल बैकएंड पे एक ही है, लेकिन एक टेबल के ऊपर मैंने बहुत सारे व्यूज बना के डिफरेंट यूजर्स को दे दिए, ताकि मैं डायरेक्ट टेबल पे एक्सेस नहीं देना चाहता, ताकि वो सारा डाटा ना देख सके। ठीक है, अब इस तरीके से व्यू बना के डिफरेंट यूजर्स को एक ही टेबल में आपको कॉलम सेलेक्ट करने, व्यू के अंदर कोई ना करें, जो नहीं करेंगे वो कॉलम नजर नहीं आएंगे, हालांकि टेबल के अंदर वो कॉलम होंगे। ठीक है, तो वो नॉर्मल यूजर को वो कॉलम नजर नहीं आएंगे जिसको वो व्यू मिला होगा। तो व्यू आप डाटा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए करते हैं, और फिर आप एक ही डाटा के डिफरेंट व्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है जी, फर्क तो इसलिए पड़ेगा कि आपकी दो क्यूरीज आप रन होंगी, एक तो क्यूरी वो जो आपके व्यू के अगेंस्ट रन हो रही है, एक वो जो व्यू के अंदर है, तो वो तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे तो फर्क पड़ेगा। हाँ, अब अगर व्यू में चेंजेस करेंगे वो अंडरलाइन टेबल में जाके, क्योंकि व्यू में तो डाटा होता ही नहीं है ना, डाटा तो होता है टेबल में, तो आप व्यू में चेंज करेंगे तो एक्चुअली होगा वो टेबल के अंदर चेंज। ठीक है, इसलिए आप व्यू पे अगर आप अपडेट के राइट देंगे तो उस व्यू के थ्रू डाटा अपडेट हो सकेगा, डिलीट के राइट व्यू के ऊपर देंगे तो व्यू के थ्रू डाटा डिलीट हो सकेगा। अगर आप राइट्स नहीं देंगे तो व्यू के थ्रू सिर्फ व्यू के ऊपर सिर्फ सिलेक्ट के राइट देते हैं तो सिर्फ डाटा देख सकता है, वो अपडेट इंसर्ट नहीं कर सकता उस व्यू के थ्रू, या डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, जो चेंजिंग के जो ये राइट ये सिर्फ व्यू टेबल में दिया जा सकता है, हाँ, टेबल में नहीं दिया जा सकता। नहीं, डायरेक्ट दिए जा सकते हैं। आप एक टेबल के ऊपर आप चाहते हैं कि यार एक यूजर सिर्फ सिलेक्ट कर सके तो सिलेक्ट कर सकेगा, लेकिन सिलेक्ट में आप ये नहीं कर सकते कि ये रोज सिलेक्ट कर सके बाकी ना कर सके, वो नहीं, टेबल लेवल पे वो नहीं कर सकते आप। इसलिए फिर आप व्यू क्रिएट करते हैं, उसमें फिर आप सिर्फ उन रोज सिलेक्ट करके आप उस व्यू में उसको दिखाते हैं। तो दो तरह के व्यूज हो सकते हैं, एक होते हैं सिंपल व्यूज, एक होते हैं कम्प्लेक्स व्यूज। सिंपल व्यूज वो होते हैं जिसमें एक सिंपल क्यूरी है। कम्प्लेक्स व्यूज में वो होते हैं जिसमें आपके ग्रुप फंक्शन आपने यूज कर लिए या कोई फंक्शन यूज कर लिया या आपने मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके व्यू बना लिया, वो कम्प्लेक्स व्यू कहलाता है। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज और आगे क्यूरी लिख देते हैं। आप डिस्क्राइब कर सकते हैं व्यू को, व्यू के ऊपर वो सारे क्यूरीज लिख सकते हैं, वो सारे जैसे आपने एक नॉर्मल टेबल के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, व्यू में कॉलम के नाम चेंज करने हैं तो सिलेक्ट करते वक्त आप कॉलम के नाम, कॉलम्स को एलियस देते हैं। तो व्यू में एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID है तो ID नंबर दे दें, लास्ट नेम है तो नेम का एलियस दे दिया, सैलरी टू 12 को एनुअल सैलरी दे दिया। अब इसको डिस्क्राइब करें तो आपको कॉलम्स इस नाम से नजर आएंगे, ये जो आपने एलियस दिया। अदरवाइज एलियस नहीं देंगे तो कॉलम के नाम वही होंगे जो कि इसमें, इस केस में एलियस देना जरूरी है क्योंकि कॉलम के नाम में स्टैटिक नहीं आ सकता। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जैसे टेबल करते हैं उसी तरीके से व्यू का नाम दे दें तो वो आपको एक्चुअली उसमें जो क्यूरी है वो रन होगी और फिर आपको डाटा ला के दिखाएंगे। व्यू को मॉडिफाई करना तो क्रिएट और रिप्लेस की स्टेटमेंट है। व्यू का नाम एक तो तरीका ये, कॉलम का आप एलियस दे दें तो कॉलम का नाम दे दें, या फिर दूसरा तरीका ये कि व्यू का नाम देने के बाद एंड आप उसमें कॉलम्स के नाम दे दें। तो आप देखें इसमें जो एम्प्लॉय ID है व्यू में ID नंबर के तौर पे शो होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकेट किया तो नेम के तौर पे शो होगा ये कॉलम व्यू में,
सैलरी सेल के तौर पे होगा, डिपार्टमेंट आईडी के तौर पे शो होगा। ठीक है, तो दो तरीके के कॉलम्स को नाम देने के, एक तो तरीका है कि क्यूरी में एलियस दे दें हर क्यूरी कॉलम के अगेंस्ट, दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से कॉलम्स लिस्ट आउट कर लें। कम्प्लेक्स व्यू हो तो जैसे देखें इसमें फंक्शंस भी यूज कर रहा है और ज्वाइंस भी यूज कर रहा है, तो ये कम्प्लेक्स व्यू है। ठीक है, अच्छा, रूल्स फॉर परफॉर्मिंग डीएमएल ऑपरेशंस ऑन अ व्यू। एक व्यू के थ्रू आप नॉर्मली डाटा रिमूव नहीं कर सकते अगर उसमें ग्रुप फंक्शंस हैं, ग्रुप बाय क्लॉज है, डिस्टिंग का कीवर्ड है या रो नाम का कोई कीवर्ड यूज किया हो, तो उस केस में उस व्यू में से डाटा रिमूव नहीं हो सकता। सिंपल व्यू में से डाटा रिमूव हो सकता है, लेकिन एक कम्प्लेक्स व्यू में से डाटा रिमूव नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर करता हूं, मैं कहता हूं जी क्रिएट व्यू मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम टेस्ट VU1 मैंने एक व्यू क्रिएट किया हुआ। ठीक है, वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक ए परसेंटेज। तो 10 रोज रिमूव हुए। ये 10 रोज कहां से रिमूव हुई होंगी? व्यू में से नहीं, ये व्यू जिस टेबल के ऊपर बनाया है और ये टेबल है, टेस्ट के टेबल में से ये 10 रोज रिमूव होंगी। ठीक है, तो कमिट करूंगा तो डाटा उस टेबल में से रिमूव हो जाएगा। मैं कहता हूँ सिलेक्ट static from test 00 where first underscore name like a percentage, तो कोई रो नहीं रहेगा क्योंकि वो रिमूव आपने व्यू के थ्रू रिमूव किया। आप व्यू में डाटा एंटर करेंगे, जी नहीं, ये एक और मैंने बनाया ना अभी, ये देखें ना, ये बनाया मैंने टेस्ट 00 के टेबल के ऊपर बनाया मैंने, वो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखिए इस व्यू में डाटा मैंने एंटर किया है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम VU1, आपको ये दिखा रहा है मोहम्मद अली। अब मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेस्ट 00, ये देखें आपको टेस्ट 00 में ये डाटा दिखा रहा है। तो आप एक्चुअली डाटा इंटरव्यू में एंटर करेंगे तो अंडरलाइन टेबल में जाके एंटर होगा। ठीक है, इस तरह से एक और आप क्रिएट करते हैं व्यू, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, पहले उस पर व्यू क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल डिस्क्राइब कर लेते हैं, हो सकता है हमारे पास डिस्क्राइब टेबल डिस्क्राइब एम्प, हाँ एम्प का टेबल है हमारे पास। अब इस पर मैं एक व्यू क्रिएट करता हूँ। डिपार्टमेंट आईडी ठीक है जी, एक व्यू क्रिएट कर लिया एम्प डिटेल्स के नाम से। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प डिटेल, जिसमें से कोई डाटा आपको नहीं दिखा रहा। ठीक है, मैं इस व्यू में डाटा एंटर करूँगा क्योंकि उस बेस टेबल में डाटा नहीं होगा। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प में डाटा ही नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखाया। मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू डिस्क्राइब करके, अच्छा ये मेरे पास कॉलम्स तो हैं, मैं कर लेता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प डिटेल्स वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी 1 कर देते हैं, उसका नाम ए कर देते हैं जी, ईमेल एड्रेस k@b.com कर देते हैं, हायर डेट से डेट कर देते हैं, जॉब आईडी और डिपार्टमेंट आईडी 10 कर देते हैं या 40 कर देते हैं।
ठीक है जी। मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प डिटेल्स करता हूँ, ये दिखा रहा है मुझे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प करता हूँ, डाटा दिखा रहा है क्योंकि ये डाटा आपका एम्प के टेबल में जाके एंटर हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इस टेबल के ऊपर ऐसा कोई व्यू क्रिएट करूंगा जिसमें मैं ईमेल का कॉलम सेलेक्ट ही नहीं करता। ठीक है, एक मैं व्यू क्रिएट करता हूं जिसमें बाकी सारे कॉलम में सेलेक्ट कर लेता हूं, ईमेल का कॉलम सेलेक्ट नहीं करता, तो क्या मैं उस व्यू के थ्रू डाटा एंटर कर सकूंगा इस टेबल में? क्यों? हाँ, क्योंकि इस पे नॉट नल लगा हुआ है। तो अब ये कॉलम उस व्यू में सेलेक्ट ही नहीं हुआ हुआ, ये कॉलम मुझे दिखाएगा नहीं। उस व्यू में जब मैं डाटा एंटर करूंगा तो इस कॉलम में नल जाएगा फिर, क्योंकि इस कॉलम के केस में वैल्यूज ही नहीं दे रहा। तो जब वो नल जाएगा तो वो एरर देगा इस टेबल के ऊपर। तो आपका एक टेबल में से अगर आपने चाहते हैं कि उसके थ्रू डाटा इंसर्शन भी कर सकें तो ऐसे सारे कॉलम जिसमें नॉट नल लगा हुआ है वो व्यू का पार्ट जरूर होना चाहिए। अगर व्यू का कोई भी एक कॉलम ऐसा होगा जो व्यू का पार्ट नहीं है फिर उस के थ्रू आप डाटा एंटर नहीं कर सकते उस व्यू में। ठीक है ना, क्योंकि वो नल एंटर करा हुआ है उस कॉलम में जिसमें जो आपने कॉलम व्यू में स्पेसिफाई किया। क्लियर है? अच्छा, फिर हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से व्यू में एक और वैल्यू एंटर करता हूं, कॉम्प्लेक्स व्यू टेबल में हम मुख्तलिफ टेबल से भी यानी एक व्यू बना सकते हैं। नहीं, वो ज्वाइन करके इसमें जो कोई ज्वाइन लगा के आप जो ना वो लगा सकते हैं। डेटाबेस भी हम कर सकते हैं। हाँ, देखिए व्यू में डाटा एंटर हो गया है। मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प डिटेल्स, लेकिन रो मुझे एक ही दिखा रहा है वो। मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प, एम्प में मुझे 2 रोज दिखा रहा है, ID 1 दिखा रहा है और ID 2 दिखा रहा है, जबकि व्यू में सिर्फ एक ही रो दिखा रहा है जो कि ID 1 है। क्यों? ये क्यों? हाँ, वेयर में आपने जो लिखा है जी, वेयर में आपने व्यू क्रिएट करते वक्त लिखा था वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 40, तो व्यू आपको सिर्फ डिपार्टमेंट ID 40 के अगेंस्ट डाटा दिखाएगा। लेकिन आपने व्यू के थ्रू जो डाटा एंटर किया है उसमें डिपार्टमेंट ID जो दूसरी रो एंटर की है उसमें आपने 10 दिए। अब ये व्यू के थ्रू डाटा एंटर तो हो जाएगा लेकिन व्यू के थ्रू ये डाटा नजर नहीं आएगा। तो आप चाहते हैं कि व्यू के थ्रू डाटा एंटर ही वही किया जा सके जो उसकी डोमेन में हो, यानी कि जो वेयर क्लास में जो कुछ लगा उसके उसी डोमेन में एंटर किया जा सके। तो आप व्यू क्रिएट करते वक्त एंड में आप विद चेक ऑप्शन लिख दें। ये कॉपी करता हूं मैं, एक और व्यू क्रिएट करते हैं। एंड पे मैं लिख देता हूँ विद चेक ऑप्शन। एक व्यू क्रिएट हो गया, मैं इसमें डाटा एंटर करता हूँ। उसने कहा जी विच चेक ऑप्शन कॉन्स्टेंट वेयर क्लास वायलेशन। अब आप जो है ना वेयर उसमें लिखा वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 40 लिखा हुआ है, तो डिपार्टमेंट ID के कॉलम में 40 के अलावा कोई वैल्यू एंटर नहीं की जा सकती। आप इसी तरीके से लिखते हैं अगर आप वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 40 एंड सैलरी ग्रेटर देन दिस, तो फिर वो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी तब वो रो एंटर करना। ठीक है, ये सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर व्यू के थ्रू आप डाटा एंटर। क्लियर है जी? तो एक व्यू के थ्रू आप डाटा मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें कोई अगर ग्रुप फंक्शन हो, ग्रुप बाय क्लास हो, डिस्टिंग का कीवर्ड हो या रो नम का सूडो कॉलम या कोई कॉलम एक्सप्रेशन के साथ हो। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? सैलरी इंटू 12 कर दिया आपने, या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कनकैट कर दिया, ये एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे कोई टेबल कोई व्यू क्रिएट हुआ जिसमें ये सारी चीजें उनमें से कोई भी एक चीज हो तो उस व्यू के थ्रू कोई अपडेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, एरर देगा, उसके थ्रू अपडेट नहीं कर सकते अपडेट। सूडो जो है कॉलम रो नम, हर रो के साथ है, वो आप पढ़ेंगे। रो नाम एक हर जो ना रो को जब और सेलेक्ट करता है ना डाटा तो हर रो को एक नंबर देता है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, उसको सूडो वो आप देख सकते हैं। हर रो को एक यूनिक नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी टेबल का पार्ट नहीं होती वो रो नाम, लेकिन आपको हर रो का रन टाइम पे वो एक नंबर को देता है। आप एक व्यू के थ्रू डाटा एंटर नहीं कर सकते, उसमें ग्रुप फंक्शन है, ग्रुप बाय का कीवर्ड है, डिस्टिंग का कीवर्ड है, रो नम का सूडो कॉलम है, एक्सप्रेशंस के साथ कॉलम है, या नॉट नल कॉलम जो कि टेबल में तो है लेकिन व्यू में आपने वो इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो फिर उस व्यू के थ्रू आप डाटा एंटर भी नहीं कर सकते। विद चेक ऑप्शन के थ्रू अगर व्यू क्रिएट करेंगे तो व्यू के डोमेन में रहते हुए आप डाटा एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा डाटा एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो भी हमने कर दिया।
अगर आप विद रीड ओनली करते हैं, जैसे विद चेक ऑप्शन मैंने किया है, मैं विद रीड ओनली पे कर देता हूँ, कर सकता हूँ, तो वो व्यू सिर्फ रीड ओनली होगा, उस व्यू के थ्रू सिर्फ डाटा सिलेक्शन की जा सकती है, अपडेशन डिलीशन या इंसर्शन नहीं की जा सकती। बेशक उसमें सारे कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए हैं और वो सिंपल व्यू भी है, लेकिन विद रीड आपने ओनली कर दिया तो उसके थ्रू आप डाटा इंसर्शन रिमूवल और डिलीशन नहीं अपडेशन नहीं कर सकते। वो व्यू को रिमूव करना और ड्रॉप व्यू का नाम, तो डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस व्यू के थ्रू जो डाटा आपने अपडेट किया या डिलीट किया इंसर्ट किया उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेबल के ऊपर होगा, तो सिंपली व्यू की डेफिनेशन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये तो था व्यू। देन जी सीक्वेंसेस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस आपको एक नंबर जनरेट करेगा, ठीक है, ओरेकल में एक यूनिक नंबर अगर आपने हर दफा जनरेट कराना हो तो एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। तो आप करते हैं जी क्रिएट सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस का नाम दे दें और इसमें आप बताएं जी स्टार्ट किससे होगा। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट विद 1 होता है, इसमें इंक्रीमेंट बाय बताते हैं, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। मैक्स वैल्यू नहीं बताएंगे तो अनलिमिटेड होगी, साइकिल। तो ये व्यू आपका सीक्वेंस क्रिएट हो गया, ये स्टार्ट 1 से होगा, इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, मैक्सिमम 10 होगा, साइकिल हो जाएगी। साइकिल का क्या मतलब है? मैक्सिमम वैल्यू पे जब रीच हो जाएगा तो दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। मैं करता हूँ जी, आप सीक्वेंस के थ्रू वैल्यू क्रिएट करनी हो तो आप करते हैं सिलेक्ट सीक्वेंस का नाम डॉट नेक्स्ट वैल्यूज इनटू कॉलम है, ठीक है, फ्रॉम ड्यूल करेंगे। तो पहली दफा इसको कॉल करेंगे तो आपको ये 1 जनरेट करके देगा, दूसरी दफा करेंगे तो 2 जनरेट करके देगा, तीसरी दफा करेंगे तो 3 जनरेट कर। तो आपको सीक्वेंस हर दफा एक नंबर जनरेट करके दे रहा है 1 इंक्रीमेंट के साथ। आप इसको इंक्रीमेंट बाय 10 करते हैं तो पहली दफा 1 करता है, दूसरी दफा 11, तीसरी दफा 21 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये सीक्वेंस आप नंबर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी कॉलम में डाटा पॉपुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल SEQ_test ID नंबर नेम वाउचर 2। एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एज सीक्वेंस SEQ1 स्टार्ट विद 1। सिंपली इतना कर देता, अभी बाकी स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। फिर स्टार्ट विद 1 करेंगे तो इंक्रीमेंट बाय 1 होगा और मैक्स वैल्यू अनलिमिटेड होगी। ठीक है, अब मैं इस सीक्वेंस के थ्रू टेस्ट टेबल में डाटा एंटर करता हूँ। मैं करूँगा जी इंसर्ट इनटू SEQ_test वैल्यूज। मैं चाहता हूँ जी आईडी के कॉलम में जो ना हर दफा यूनिक वैल्यू है। एक तो तरीका ये कि यूनिक कैसे जाए, मैं 1 एंटर करूँ, हो सकता है 1 पहले से ही हो, तो क्या होगा? एक तो तरीका ये कि पहले कोई वैल्यू एंटर करने से पहले मैं सिलेक्ट की स्टेटमेंट चलाऊंगा, वो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट तो नहीं करती, अगर करती है तो फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू एंटर करूँ। ठीक है, तो एक तरीका ये है, फिर वो काम लंबा हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, सीक्वेंस के थ्रू वैल्यू डाल दें। सीक्वेंस का नाम दें डॉट नेक्स्ट वैल्यू का सूडो कॉलम बताएं और नेम में हम दे देते हैं एक और वैल्यू एंटर करता हूं, ठीक है। तो उसमें देखें 2 3 एंटर किया, क्योंकि पहली जो वैल्यू उसने थी हमने जनरेट ही नहीं कराई ना, तो वो एक वैल्यू स्किप कर देता है। जब इंसर्शन करते हैं तो एक वैल्यू वो जाया हो जाती है। ठीक है, तो आप देखें उसने वो जो ना सीक्वेंस का नाम डॉट नेक्स्ट वाले लेंगे तो आपको वो वैल्यू एंटर कर देगा। ठीक है, जनरेट करके एक वैल्यू और कॉलम में एंटर करते हैं। तो नॉर्मली प्राइमरी की कॉलम में कोई वैल्यू एंटर करनी हो तो सीक्वेंस के थ्रू हम करते हैं, और आप इस तरीके से नॉर्मली नहीं किया जाता। आप ट्रिगर लगा देते हैं इस टेबल के ऊपर, जो आपने टेबल क्रिएट किया उस पर ट्रिगर लगा देते हैं, उसमें सीक्वेंस कॉल करते हैं। बाकी सारे कॉलम्स के लिए आप वैल्यू देते हैं, लेकिन जो जिस कॉलम को आपने सीक्वेंस के थ्रू पॉपुलेट कराया वो ट्रिगर के थ्रू करते हैं, तो वो आपको हर दफा फिर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। किसमें? सीक्वेंस में आप 0 0 पहले अपेंड कर लें, इंसर्शन करते वक्त कनकैट कर लें 0 0 कनकैट और आगे सीक्वेंस का नाम डॉट नेक्स्ट। हाँ, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी कंकैटिनेशन करके दे सकते हैं। यहीं तक रखते हैं, तो 5-7 मिनट का रह गया, तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और फिर एडमिन ऑन स्टार्ट करेंगे।